Hello student, today's the lecture number first, the new topic work energy and power. Work energy or power, it means work depends on the power. It means force and displacement. अगर अपन वर्क को देखें तो जितना अपन वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतनी अपने को पावर एग्जर्ट करनी पड़ेगी। तो अपन एक तरह से इन तीनों को सिमिलर मान सकते हैं कि जितना मैं अगर वर्क कैलकुलेट करता हूँ उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना ही मेरे को पावर एग्जर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वर्क एक्चुअल में क्या होता है। इट मीन्स वी हैव टू डिस्प्लेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द फोर्सेज। अपन अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेसमेंट करते हैं, दैट्स वी कैन से दैट इट इज़ द वर्क। अपन ये कह सकते हैं कि वो क्या एक तरह से वर्क है। जैसे मान लो कोई भी चेयर है, कोई भी टेबल है, अगर उसको मैं फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेस कर देता हूँ, उसको किसी न किसी मोशंस में ला करके उसको डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ आई कैन डू द वर्क। मैंने क्या किया है, वर्क किया है। तो अब देखते हैं पर वर्क एक्चुअल में क्या होता है। मैं एक तरह से ये मान सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइंग द फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेसमेंट करना ही क्या कहलाता है, एक तरह से वर्क। तो अपना टॉपिक है वर्क। फिर इसके बाद में देखेंगे एनर्जी एंड उसके बाद में पावर। तो टॉपिक है अपना वर्क। एक्चुअल में वर्क होता है क्या है, वर्क इट मीन्स जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। ये इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोर्स अप्लाइड करके, इसको अगर मैं फोर्स अप्लाइड करता हूँ और इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया है, इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो अब अप्लाइड क्या कर रहा हूँ, फोर्स, और एस इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रही है, डिस्प्लेस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाइड करके, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेस करना ही क्या कहलाता है, वर्क। तो एक तरह से डिफाइन अपनी क्या बन सकती है, वर्क क्या होता है। इट मीन्स ऑफ वर्क एक तरह से मान सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट displacement of any object applied the force, applied the force। किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेसमेंट करना क्या कहलाता है, वर्क। अप्लाइड द फोर्स इज कॉल्ड वर्क, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्क। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेसमेंट करना क्या कहलाता है, वर्क। तो यहाँ से अगर मैंने ए ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड किया और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने इसका क्या किया है, वर्क किया। तो एक तरह से ये मीन्स है कि इट मीन्स अप्लाइड द फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेसमेंट करना एक तरह से वर्क होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसका क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया। अब देखते हैं अपन वर्क एक्चुअल में। ये तो एक तरह से डिफाइन अपनी आ गई, इज कॉल्ड वर्क। बट अगर अपन देखें तो वर्क के पॉइंट, वर्क किस किस के डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ द वर्क, पॉइंट ऑफ वर्क। वर्क के क्या क्या पॉइंट अपन मान सकते हैं। फर्स्ट अगर अपन देखें, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अप्लाइड फोर्स। ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर वर्क डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स। सेकंड पॉइंट अगर अपन माने तो डिस्प्लेसमेंट। देयर आर बी टू पॉइंट ऑन विच द वर्क टोटली डिपेंड। ऐसे दो पॉइंट है जिसके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। एक तो अप्लाइड फोर्स की, कितना आपने फोर्स अप्लाइड किया है, और एक इसका डिस्प्लेसमेंट, कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना क्या हुआ है। तो अपन ये दो क्वांटिटी है जिसके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। तो अपन ये देखें कि वर्क वर्क इज द इक्वल विद द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि अपन ये मान सकते हैं कि वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स और एस उसके डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशंस, इट मीन ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं वर्क इज इक्वल बीइंग द वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क जो बीइंग होगा इज द मल्टीप्लिकेशंस अप्लाइड द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ये कह सकते हैं बीइंग वर्क
being work on any object, बीइंग वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं वर्क बीइंग कर रहा हूं, बीइंग वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल with multiplications of applied force F and displacement कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल होएगा। तो यहां से वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी मान सकते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है या उसके मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल है, या फिर अप्लाइड फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स किया जाता है और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं और वर्क इज इक्वल, या फिर अपन ये मान सकते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो एक ये जनरल लैंग्वेज में अपना हो गया ये वर्क। अब मानते हैं कि वर्क, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक मैं उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं करूंगा तब तक मैं वर्क नहीं मानूंगा। जैसे मान लो कोई भी वाल है, दीवार है, मैं इस दीवार के या इस बोर्ड के जो वाल है, जब तक इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इट मीन्स जब तक ये नीचे नहीं गिरेगी, या फिर एक तरह से मैं ये मान सकता हूँ उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, या किसी भी टेबल या किसी भी चेयर या किसी भी ज़्यादा मास वाली ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, तो जब तक उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक मैं वर्क कैलकुलेट नहीं करूंगा, तब तक अपन वर्क कैलकुलेट नहीं मानेंगे। इसका मतलब फोर्स अप्लाइड करने से ही वर्क कैलकुलेट नहीं माना जाना चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से अपन ये देखें तो इस फोर्स को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल हो सकता है वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट एस। यहाँ से इसको नीचे भेज सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और अगर अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वो भी क्या हो सकता है, फोर्स अपॉन वर्क अपॉन फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से तीन इक्वेशंस आप निकाल सकते हो, वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्क की क्वांटिटी। वर्क एक ऐसी क्वांटिटी, वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक तरह से कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज द स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच शो द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का पता चलता है। लाइक जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसका मास क्या है, m है। अब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करता हूँ, F इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ। अब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि अप्लाइड क्या किया है मैंने, फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, एन न्यूटन होती है। और एस इसका डिस्प्लेसमेंट मैं देख रहा हूँ मीटर के अंदर। तो इसका मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड यानी कितना न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन या 5 न्यूटन फोर्स या 6 न्यूटन फोर्स, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 मीटर, 3 मीटर। तो एक तरह से अगर जिससे ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड और उसके डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का पता चलता हो, वो क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो अपन ये मान सकते हैं कि वर्क एक तरह से क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कि जैसे मान लो मैं ये मान सकता हूँ कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg की ऑब्जेक्ट है,
ये 5 kg की ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो इसके मैग्नीट्यूड का भी मेरे को पता चल रहा है। कितना मैग्नीट्यूड है इसका? 5 kg मैग्नीट्यूड है, और प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा। तो जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का पता चलता हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर ओनली डायरेक्शंस का पता है, ओनली मैग्नीट्यूड का पता चलता है। लाइक जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है 5 kg की, ओनली वेक्टर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है। 5 kg है, 100 kg है, 1 क्विंटल है, 1 टन है, इसका मतलब ओनली जिसके मैग्नीट्यूड का पता चलता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई डायरेक्शन, अब 5 kg में कोई डायरेक्शन नहीं है, 100 kg में कोई डायरेक्शंस नहीं है, सो देयर आर नो डायरेक्शंस अबाउट ऑफ in this quantity is called to vector quantity, only it represent the magnitude. And scalar quantity, the quantity which represent magnitude and displacement, ऐसी quantity जो magnitude displacement दोनों को represent करती है उसको scalar quantity कहते हैं। तो ये काफ़ी important है कि वर्क कौन सी quantity है। ये क्वेश्चन आता है कि वर्क को अपन कौन सी क्वांटिटी मान सकते हैं। वर्क एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है वर्क, जिसको अपन पॉजिटिव भी मान सकते हैं और नेगेटिव भी मान सकते हैं। कि जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ। कि जैसे मान लो ये 5 kg की ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं इसका मास है 5 kg है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कर रहा हूँ, तो वर्क पॉजिटिव होगा। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आप ऊपर फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शंस में कर रहे हैं, कि जिस डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो उसी डायरेक्शन में इसका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया जाता है उसी डायरेक्शन के अंदर अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन द वर्क विल बी पॉजिटिव। तो अपन मान सकते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट displace in same direction to applied force कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टू अप्लाइड फोर्स, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क, जिसको अपन ये कह सकते हैं ये वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। ये पॉजिटिव। तो कंडीशंस नंबर फर्स्ट अपन ये बता दिया कि पॉजिटिव वर्क कब होएगा? कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाइड किया उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा, सेम डायरेक्शन के अंदर। अब जैसे मान लो ये नेगेटिव वर्क कब होगा? जब जैसे मान लो इसके ऊपर मैं फोर्स इधर अप्लाइड कर रहा हूँ और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। कि मास, जैसे मान लो m मास की कोई ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्प्लेसमेंट अब इधर कर रहे हैं F अप्लाइड करके, बट इस फोर्स इधर अप्लाइड कर रहे हैं, बट इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, राइट है। जैसे मान लो मेरे सामने कोई व्हीकल है, व्हीकल मेरे सामने आ रहा है और मैं उसको उसी के डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहा हूँ, फोर्स को पीछे की तरफ पुश करने की एफर्ट कर रहा हूँ, बट वो मेरे को खुद को ही क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो मेरा जो फोर्स अप्लाइड हुआ है वो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में हुआ है, उसके डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में वो मेरे को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि मेरे को तो फोर्स अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस कंडीशन में वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव कब होगी? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट displace in opposite directions opposite directions with applied force
force, then work will be negative, then work will be नेगेटिव। तब वर्क की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये अपन ये मान सकते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर इसके मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का पता चलता है। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क अप्लाइड करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो उसका अपन मान सकते हैं कि वर्क पॉजिटिव होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो अपन ये कह सकते हैं वर्क विल बी नेगेटिव। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट ऑफ द वर्क। इट इज डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब देखते हैं अपन वर्क की कंडीशंस, कंडीशन ऑफ द वर्क कि वर्क की कंडीशंस कैसे मान सकता हूँ। कि जैसे मान लो ये पेन है, मैं अगर इसको ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट उसको उठा रहा हूँ या ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई वर्क कैलकुलेट माना जाएगा। या फिर मान लो जैसे कोई भी चेयर है उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या उसको मैं वर्क माना जा सकता हूँ। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर फॉर्म में मोशंस कर रही है, तो क्या उस कंडीशन के अंदर क्या अपन वर्क मानेंगे या किस कंडीशन में कैसा वर्क कैलकुलेट होएगा। तो अपन ये देखेंगे कि वर्क की पुलिंग करना, पुशिंग करना जो भी है, कि वो वर्क किस तरीके से किस कंडीशंस में अपन कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है कंडीशन ऑफ द वर्क। कंडीशन ऑफ वर्क, कंडीशन ऑफ वर्क, वर्क की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इट मीन जैसे मान लो ये एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास की ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, अप्लाइंग द फोर्स एफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इट मीन्स यहां से इसका यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब यहां से अगर अपन देखें तो ये इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां तक इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन जैसे मान लो मैंने फोर्स इधर एग्जर्ट किया है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी एक प्लेनर फॉर्म में, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको प्लेन फॉर्म के अंदर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, वो प्लेन है और उसको प्लेनर के ऊपर मैं उसका जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कि ये एम मास की ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में मैं इसका क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, और सेम इसी डायरेक्शन के अंदर इट मीन्स ये फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, प्लेनर के फॉर्म में आ रहे हैं, दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो इस कंडीशंस के में क्या होगा, यहाँ से अपन ने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया। कि जैसे मान लो मैंने फोर्स को यहाँ एग्जर्ट किया, यहाँ पर माना कि ये फोर्स यहाँ पर आ रहा है और इसी डायरेक्शन के अंदर इसी प्लेनर पॉइंट पर क्या आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर आप देखोगे तो फोर्स एफ सेम डायरेक्शन सेम लाइन पर और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन और सेम लाइन पर आ रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बिटवीन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इन दोनों के बिटवीन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अपन ये मान सकते हैं कि वर्क क्या होगा, एफ एस होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस कंडीशंस के अंदर वर्क की वैल्यू क्या होगी, एफ एस। इट मीन्स अगर मैं ये देखूं कि जैसे मान लो ये फोर्स यहाँ था और ये डिस्प्लेसमेंट एस था, अब ये फोर्स इधर इसके ऊपर आ गया, तो उसका मतलब ये थीटा डिक्रीज होते हुए आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसी लाइन पर फोर्स है और इसी लाइन पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। सेम लाइन पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, सेम ही लाइन पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इन दोनों के बिटवीन बनने वाला थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस कंडीशंस के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि वर्क, कंडीशन नंबर फर्स्ट, देन वर्क विल बी एफ इंटू एस, वर्क एफ इंटू एस होगा। इस कंडीशंस के अंदर वर्क एफ इंटू एस होगा।
तो अपन ये कंडीशन नंबर फर्स्ट यहां शो कर सकते हैं। When displacement of any object at same directions in same direction same directions with applied force then थीटा विल बी जीरो। थीटा कैसा होगा? 0 डिग्री। थीटा विल बी 0। अप्लाइड फोर्स F और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम प्लेन पॉइंट पर है, तो इस कंडीशंस में थीटा क्या होगा? 0। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन विद अप्लाइड फोर्स द थीटा विल बी 0 इन सेम प्लेन पॉइंट, इन सेम प्लेन लाइन, ये मान सकते हैं। सो द वर्क, सो सेम प्लेन लाइन, ये हो गया। तो वर्क क्या होगा फिर? वर्क F इंटू एस। थीटा क्या आ गया यहाँ पर? 0 आ गया, तो 0 को कोई मतलब नहीं है। तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं अपन कंडीशन नंबर सेकंड। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। द वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस अपने पास आ गया है। अब देखते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन सेकंड के अंदर अगर अपन देखें तो जैसे मान लो अब ये m मास की ऑब्जेक्ट है, ये m मास की ऑब्जेक्ट, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द m मास, m इसका मास है। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, और इस फोर्स की जो डायरेक्शंस है कुछ इस तरह से हैं। इसको थोड़ा सा मैं यूं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ऊपर के जैसे मान लो कोई चेयर है या टेबल, इसको यूं पकड़ करके मैं यूं खींच रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी ये कंडीशंस क्या हो गई? जो हैंड वाली जो कंडीशन है वो मेरी क्या हुई? फोर्स। इट मीन्स पुलिंग कर रहा हूँ या पुशिंग कर रहा हूँ, तो मेरे से ऑब्जेक्ट थोड़ी सी डाउन की तरफ है, थोड़ी नीचे की तरफ, तो उस कंडीशंस के अंदर फोर्स ये जो होगा, ये वाली लाइन होगी फोर्स। तो अब इस कंडीशन में ये फोर्स होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। m मास की ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया? s डिस्प्लेसमेंट हो गया। s इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस कंडीशंस के अंदर इन दोनों फोर्स और s डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, तो f फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बिटवीन थीटा, इन दोनों के बिटवीन थीटा बनेगा। अब ये थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब ये थीटा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है? 30, 60 या 45 कितनी भी हो सकती है। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर अपन यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं पुशिंग कर रहा हूं, तो ये हाइपोटेनस हो गया एक तरह से, और उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ सेम डायरेक्शन के अंदर या अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करके उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये अप्लाइड फोर्स है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन दोनों के बिटवीन थीटा बन रहे हैं। अब आपको पता है कि ये अप्लाइड फोर्स है, एक तरह से क्या है? हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस है। ये अप्लाइड फोर्स H है, और ये जो यहाँ पर S आपको डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह से क्या है? बेस है। यहाँ पर इस ट्राइंगल के फॉर्म में ये क्या हो गया? इसका बेस आ गया।
तो इस कंडीशंस के अंदर अगर अपन माने ये बेस आ गया, ये हाइपोटेनस आ गया, तो आपको ये पता है कि जब बेस और हाइपोटेनस इन दोनों का रिलेशन जो अपन मैथ्स के अंदर देखते हैं वो कोस थीटा के अंदर आता है। तो इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स और अप्लाइड फोर्स और एस डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बिटवीन जो थीटा बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोस थीटा बनेगा। तो इस कंडीशंस में वर्क क्या होगा, देन वर्क विल बी एफ इंटू एस तो होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब क्या बन रहा है, थीटा जीरो नहीं है, पहले जीरो था तो अपने को थीटा के लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर हाइपोटेनस और बेस के रिलेशन पर अब क्या बनेगा, कोस थीटा। कोस कितना भी हो सकता है, 30 या 45 या 60 डिग्री, कितना भी हो सकता है। तो ये कंडीशन नंबर सेकंड। इट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट is the applied the force as and it displace with the horizontally, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो रहा है, हॉरिजेंटली इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अप्लाइड फोर्स को एक हाइपोटेनस के फॉर्म में अपन ने रिप्रेजेंट किया गया। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर अपन वर्क देखें तो वर्क एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। अब ये कोस थीटा कितना भी हो सकता है, तो यहाँ से अपन कंडीशन नंबर सेकेंड, when displacement of any object to forming of theta between applied force then वर्क विल बी। तब इस कंडीशंस में वर्क क्या होगा, जो अपन ने ये कंडीशंस यहाँ पर शो कर रखी है। तो वर्क क्या होगा, W इज इक्वल एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कितने भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट और ये कंडीशन नंबर सेकंड, जिसके अंदर अप्लाइड फोर्स को हाइपोटेनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और एस डिस्प्लेसमेंट को बेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो इस कंडीशंस के अंदर वर्क क्या होगा, एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 30, 45 या 60 डिग्री। तो देयर आर बी टू कंडीशंस। तो यहाँ पर आज मैंने आपको दो कंडीशंस बताई है। वर्क के बारे में बताया कि वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं वर्क इज द मल्टीप्लिकेशंस विद इक्वल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन इट विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द विद अप्लाइड फोर्स के नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव जो आगे आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वर्क की क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर। फिर कंडीशन नंबर ऑफ वर्क बताया कि जब भी वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अंदर हो, एस और एफ दोनों सेम प्लेन लाइन पर हो, तो उस कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बिटवीन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। देन वर्क विल बी एफ इंटू एस। नाउ द कंडीशन नंबर सेकंड, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द हॉरिजेंटली एंड अप्लाइड द फोर्स इज द हाइपोटेनस फॉर्म, अप्लाइड फोर्स एक हाइपोटेनस फॉर्म में है, then there are be theta form between force and displacement, so we will be take the cos theta, so the work will be F into S into cos theta। तो इस कंडीशंस में वर्क F into S into cos theta होगा, एंड थीटा में भी 30, 60 डिग्री, 45 etc. so now condition number third we will discuss in next lecture।